2:40 तक हुई थी, लगभग 2:40 तक हुआ था क्लासेस का ये। देखो बच्चे, आज जो तुम लोग को एक बार डिस्प्ले पे मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है ना, आज का नोट्स। ठीक है, नोट्स तुम लोग के डिस्प्ले पे दिख रहे हैं ना बच्चे? नोट्स आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना सभी लोगों को? ठीक है बच्चे, आवाज़ भी मेरी सही है ना? ठीक है बच्चे, देख आज हम जो टॉपिक करना है हमें, ठीक है, तुलनात्मक राजनीति का जो आधुनिक उपागम है बच्चे, उसमें जो सिद्धांत हम लोग करेंगे बच्चे, वो डेविड ईस्टन का सिद्धांत करेंगे। और डेविड ईस्टन ने व्यवस्था सिद्धांत से, ठीक है ना, डेविड ईस्टन ने भी व्यवस्था सिद्धांत पर अपना एक सिद्धांत क्या किया था, उन्होंने निर्मित किया था, अपना एक सिद्धांत दिया था जिसको इनपुट आउटपुट अप्रोच बोला जाता है, ठीक है ना। इनपुट आउटपुट अप्रोच बोलते हैं, इनपुट आउटपुट थ्योरीज बोली जाती है बच्चे, इंग्लिश में ये याद रखना, इनपुट आउटपुट थ्योरीज, ठीक है। अब जो डेविड ईस्टन है बच्चे, इन्होंने जो अपना कंसेप्ट दिया था व्यवस्था को लेकर, सिस्टम को लेकर, सिस्टम थ्योरीज के ऊपर जो इनका आइडिया है, डेविड ईस्टन का सिस्टम थ्योरी के ऊपर जो आइडिया है, वो आइडिया इनकी बुक एक है बच्चे, उसमें हमें देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है बच्चे। और उस बुक का नाम है द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरीज इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इस बुक में बच्चे उन्होंने एक सिद्धांत का निर्माण किया था, एक सिद्धांत का निर्माण किया था, और उस सिद्धांत के निर्माण से संबंधित उन्होंने एक अपना विचार जो था वो प्रस्तुत किया था। तो उन्होंने जो सिद्धांत दिया था डेविड ईस्टन ने बच्चे, उसको एक समान व्यवस्था सिद्धांत निर्माण बोलते हैं, एक समान व्यवस्था सिद्धांत निर्माण बोला जाता है, ठीक। उन्होंने एक समान व्यवस्था सिद्धांत निर्माण का विचार दिया था बच्चे, ठीक है ना। यानी एक समान कहने का मतलब ये है कि इनका जो व्यवस्था सिद्धांत है बच्चे, जो डेविड ईस्टन का सिस्टम थ्योरी है बच्चे, ठीक है, ये हर देश में क्या करेगा, कार्य करेगा, इसलिए उसको एक समान व्यवस्था सिद्धांत बोला जाता है। वो संसदीय शासन में भी कार्य कर सकता है, उनका सिस्टम थ्योरी कार्य करेगा, और उसके द्वारा तुम चीजों को समझ सकते हो। संसदीय प्रणाली में भी चीजों को समझी जा सकती है डेविड ईस्टन के सिस्टम थ्योरीज के द्वारा। अगर फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है बच्चे, कहीं पे संघीय शासन व्यवस्था है बच्चे, तो उसको भी सिस्टम थ्योरी के द्वारा क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है। अगर डिक्टेटरशिप्स है बच्चे, ठीक है ना, कहीं पे एक तरह से क्या माना जाए कि डिक्टेटर है, मतलब तानाशाह है शासन प्रणाली है, कहीं पे तानाशाही शासन प्रणाली है बच्चे, तो वहां पे भी व्यवस्था सिद्धांत का निर्माण करके बच्चे हम चीजों को पता कर सकते हैं, और बाकी देशों की क्या किया जा सकता है, उससे तुलना की जा सकती है बच्चे। तो इसलिए इनके सिद्धांत को एक समान व्यवस्था सिद्धांत बोलते हैं। समझ में आया कि एक समान व्यवस्था सिद्धांत क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि इनका सिद्धांत हर प्रकार के शासन प्रणाली में क्या कर सकती है, कार्य करती है। हर प्रकार के शासन प्रणाली में इनके सिद्धांत जो है वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं बच्चे, इसलिए उसको एक समान व्यवस्था सिद्धांत बोला जाता है बच्चे, ठीक है। और जो एक समान व्यवस्था सिद्धांत है बच्चे, ठीक है ना, वो कंसेप्ट, ठीक है ना, सिस्टम थ्योरीज का जो कंसेप्ट है बच्चे, वो द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने दिया था। ये तुम हाँ, मतलब ये आलोचना के बाद पता चला कि उनका जो सिद्धांत है बच्चे, जबकि वो तो बोल ही रहे थे कि जो मैं सिद्धांत दे रहा हूँ सभी देशों के लिए मैं दे रहा हूँ, जो सिद्धांत होगा वो मेरा सिद्धांत जो है वो सभी देशों में एक समान रूप से कार्य करेगा। लेकिन बाद में लोगों ने देखा कि नहीं, जो आपका सिद्धांत है, जब उस सिद्धांत का जब अलग अलग विचारकों ने मूल्यांकन किया बच्चे, तो पता चला कि नहीं, ये जो सिद्धांत है वो ज्यादातर विकसित देशों में बेहतर कार्य करता है, विकासशील देशों में और जो साम्यवादी देश हैं वहां पे ये सिद्धांत बेहतर तरीके से कार्य नहीं करता है। तो ये डेविड ईस्टन की आलोचना थी बच्चे,
लेकिन डेविड ईस्टन ने जब अपना आइडिया दिया बच्चे, जब उन्होंने विचार दिया व्यवस्था सिद्धांत को लेकर, तब तो बोला कि ये सिद्धांत जो है वो व्यवस्था सिद्धांत जो मेरा है वो हर जगह पे क्या करेगा, कार्य करेगा बच्चे, हर जगह पे एक प्रकार से क्या करता है, कार्य करता है। तो ये डेविड ईस्टन ने बोली थी बच्चे। क्लियर हुआ राजकमल? ठीक है, सेकेंड पॉइंट में आओगे बच्चे तो वहां पे लिखा गया डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए इसे मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के रूप में क्या किया है, व्यक्त किया है। डेविड ईस्टन ने जब व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम का जब विश्लेषण किया तो उस पॉलिटिकल सिस्टम में बोला कि मूल्यों का एक प्रकार का क्या है, आधिकारिक आवंटन है बच्चे। मूल्य का मतलब है यहाँ पे आवश्यकताएं होती है, यहाँ मूल्य से मतलब है आवश्यकताएं, और जो आवश्यकताएं हैं वो पूरे समाज में क्या हुई हैं, आवंटित की गई हैं, बांटी गई हैं बच्चे। और लोग क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को लेकर राजनीतिक व्यवस्थाओं से क्या करते हैं, मांग करते हैं। अपनी आवश्यकताओं के लिए हम जो भी राजनीतिक व्यवस्था होती है उसे हम क्या करते हैं, मांग करते हैं। और राजनीतिक व्यवस्था जो होता है बच्चे वो हमारे मांग पे एक प्रकार से क्या करता है, नीतियों का निर्माण करता है, और उन नीतियों को लागू करके हमारी आवश्यकताओं का क्या करता है, पूरा करता है बच्चे। इसी को हम लोग मूल्यों के आधिकारिक आवंटन बोलते हैं। मूल्य का मतलब यहाँ पे मूल्य का मतलब ये मत लगा देना, मूल्य का अर्थ यहाँ पर ये नहीं निकालना है कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, लोकतंत्र। मूल्य का मतलब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मूल्य का मतलब होता है आवश्यकताएं। समाज में लोगों की क्या होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, और लोग जो हैं अपनी आवश्यकताएं किसके सामने रखते हैं, राजनीतिक व्यवस्था में। जो पॉलिटिकल सिस्टम है बच्चे, उस पॉलिटिकल सिस्टम में हम क्या करते हैं, सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर जाते हैं और सरकार से बोलते हैं कि ये मांगे हमारी क्या की जाए, पूरी की जाए। लेकिन उन मांगों के साथ क्या होता है बच्चे, जैसे हो सकता है कि प्रियंका की मांगे अलग हो सरकार से, दीपा की मांगे सरकार से अलग हो, कोमल की मांगे क्या हो, सरकार से अलग हो, ऋचा मैम की मांगे अलग हो, भानु की मांगे अलग हो, राजकमल की मांगे क्या हो, अलग हो। सभी की मांगे क्या है, अलग अलग है। अब क्या होता है कि सरकार जो है वो सभी की अलग अलग मांगों को पूरा नहीं करेगा। इसमें से देखेगा कि कॉमन मांगे कौन सी हैं, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ मांगे कौन सी है, कॉमन मांगे कौन सी मतलब कौन सी मांग सभी के लिए एक प्रकार से जरूरी हो सकता है और आवश्यक होता है। उस मांग को सरकार जो होती है बच्चे वो क्या करती है, स्वीकारती है, और स्वीकारने के बाद उस मांग पर क्या करती है, नीतियों का निर्माण करती है, लागू करती है, और फिर आपकी मांगों को क्या किया जाता है, एक प्रकार से पूरा किया जाता है। तो सरकार जो है वो हर एक व्यक्ति की मांगों को पूरा नहीं करता। सरकार क्या करता है, हर एक व्यक्ति की जो मांगे होती हैं उनमें से जो कॉमन मांगे होती हैं या जिस मांगों से सभी का हित हो सकता है बच्चे, उसको राजनीतिक व्यवस्था एक प्रकार से क्या करती है, स्वीकारती है, और उसके ऊपर नीतियों का निर्माण करती है, और उसको फिर क्या कर देती है, लागू कर देती है। आपकी मांगे पूरी हो सकती है। मांगे क्या हो सकती हैं, हम सभी लोग यूथ हैं, यंग हैं, हमारी मांगे हैं रोजगार। हम सभी की तो मांगे क्या है, रोजगार है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि आप क्या करें, रोजगार की व्यवस्था करें और सभी के लिए रोजगार की क्या करें, आवश्यकता दें। तो सरकार क्या करता है, अपने विभागों में देखता है कि कहाँ कहाँ पदे खाली हैं, और पदों का पूरा क्या कर लेता है, विश्लेषण कर लेता है, और विश्लेषण के बाद उन पदों से संबंधित क्या कर देता है, नौकरियां निकालता है। और हम सभी को एक प्रकार से सरकार ने क्या किया है, अवसर की समानता दे रखा है, कानून बनाकर अवसर की समानता दे रखा है। अवसर की समानता पे आप क्या करते हो, भाग लेते हो, और जो मेरिट में आता है उसे उसकी मांगे क्या हो जाती है, उसकी पूरी हो जाती है, उसकी आवश्यकताएं क्या हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। तो जो मूल्यों के आधिकारिक आवंटन का मतलब समझ में आया, यानी जो आवश्यकताएं होती हैं बच्चे वो समाज में क्या होती हैं, आधिकारिक रूप से बटी होती हैं, और लोग अपनी आवश्यकताओं को लेकर किसके पास जाते हैं, सरकार के पास जाते हैं, राजनीतिक व्यवस्था में जाते हैं। और जो राजनीतिक व्यवस्था होती है बच्चे वो उन्हीं मांगों के आधार पे, उन मांगों पे वो क्या करता है, एक प्रकार से नीतियों का निर्माण करता है, और उन नीतियों को क्या करता है, लागू करता है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है बच्चे कि मूल्यों के आधिकारिक आवंटन, जो मूल्यों के आधिकारिक आवंटन है बच्चे, ये विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, मूल्यों के आधिकारिक आवंटन का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो बच्चे ऑप्शन में ध्यान में रखना है, डेविड ईस्टन। हो सकता है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ ले, 4 स्कॉलर दे दें, उन 4 स्कॉलर के आइडियाज दे दें, और उसमें से पूछ ले कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या कौन किससे मैच करता है। ये क्वेश्चंस क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है बच्चे। जब थर्ड पॉइंट में देखोगे बच्चे तो डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण उन्होंने आगत एवं निर्गत के माध्यम से किया है।
तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है बच्चे, उस पॉलिटिकल सिस्टम को डेविड ईस्टन ने जो एनालाइज किया है, एनालाइज करने के लिए जिस माध्यम का उपयोग किया है बच्चे, उस माध्यम को आगत एवं निर्गत बोलते हैं, या फिर उसको इंग्लिश में इनपुट आउटपुट अप्रोच बोला जाता है। तो सीधा तुमसे पेपर में आएगा कि डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था या फिर पॉलिटिकल सिस्टम को डेविड ईस्टन ने किस मीडियम के द्वारा या किस मीन के द्वारा एनालाइज किया है बच्चे। तो वहां पे तुम्हें इनपुट आउटपुट या आगत एवं निर्गत माध्यम से उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था का क्या किया है, विश्लेषण किया है। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था का जो विश्लेषण करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, आगत एवं निर्गत। आगत का मतलब होता है इनपुट और निर्गत का मतलब होता है आउटपुट। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था में कुछ चीजें क्या होती हैं, इनपुट की जाती हैं। राजनीतिक व्यवस्था में कुछ चीजें इनपुट की जाती हैं और फिर इनपुट के बाद वो चीजें क्या होती है, रूपांतरित होकर, परिवर्तित होकर वो आउटपुट के रूप में किसी न किसी कानून के रूप में आपके सामने आती हैं। ठीक है, और फिर उन कानूनों का आपको पालन करना होता है या उसी कानून के अनुसार आपकी आवश्यकताओं की क्या की जाती है, पूर्ति की जाती है, या उसी कानून के अनुसार तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, या उसी कानून के अनुसार तुम्हारे हितों की पूर्ति होती है बच्चे। क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे कि डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किस माध्यम से किया है या किस उपागम से किया है बच्चे। तो वहां पे आगत एवं निर्गत माध्यम क्या करना है, तुम्हें ध्यान में रखना है बच्चे। ठीक है, क्लियर। दूसरी चीजें, जब नेक्स्ट पॉइंट आओगे बच्चे, तो जो राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण किया है बच्चे, उन्होंने बोला निरंतर चलने वाले प्रवाह के रूप में उन्होंने क्या किया, व्यक्त किया। जो राजनीतिक व्यवस्था है बच्चे, उस राजनीतिक व्यवस्था के लिए वो एक स्टेटमेंट यूज करते हैं बच्चे, और वो स्टेटमेंट होता है निरंतर चलने वाला प्रवाह। यानी जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है बच्चे, वो कभी कभी काम करता रहता है या कंटिन्यूअस काम करता रहता है। जो राजनीतिक व्यवस्था है बच्चे, उसमें काम कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है ना, जो वर्क होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है बच्चे। तो जहां काम, जिस व्यवस्था में कंटिन्यू काम होते रहते हैं बच्चे, उसको निरंतर चलने वाला हम क्या कहते हैं, प्रवाह करते हैं। तो तुमसे पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण सिस्टम ऑफ फ्लो के द्वारा किसने किया है, या राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण सिस्टम ऑफ फ्लो के रूप में किसने व्यक्त किया है। तो भी बच्चे वहां पे डेविड ईस्टन का नाम ध्यान में रखना, क्योंकि अभी तुम्हें सिस्टम समझ में आएगा कि कैसे वो चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जब आओगे बच्चे पॉइंट में, तो डेविड ईस्टन के राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण में अत्यधिक गति पाई जाती है और व्यवस्था सदैव चलती रहती है। इसे ईस्टन ने पुनर्निर्वेश के माध्यम से गतिशीलता प्रदान की है। अगली पहली लाइन में बोल रहे थे कि जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें निरंतर चलने वाला प्रवाह है। जो राजनीतिक व्यवस्था है वो निरंतर चलता रहता है। वो निरंतर कैसे चलता रहता है कि जैसे सरकार ने कोई कानून का निर्माण किया, तो जनता जब उस कानून के बारे में, जनता भी क्या करती है, अपनी विचार देती है। अगर कानून सही नहीं है तो जनता उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। तो जब विरोध करेगा तो सरकार को क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। सरकार, जब मैं कानून का विरोध करूंगा तो सरकार को क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। और सरकार फिर उस फीडबैक जो होता है बच्चे, वो किस रूप में सरकार के सामने आएगी, मांग के रूप में आएगी। फीडबैक जो होगी वो सरकार के लिए क्या हो जाएगी, मांग हो जाएगी। जैसे समान नागरिक संहिता को लेकर, जैसे 3 तलाक को प्रतिबंधित किया गया, 3 तलाक को लेकर प्रतिबंधित किया, ये मांग किसने किया। तो तुम बोलोगे कि समाज में जो मुस्लिम महिलाएं थी उनके द्वारा 3 तलाक और हलाला को प्रतिबंधित करने की मांग उठाई गई थी। मांग किस किस से हम कर रहे हैं, सरकार से कर रहे हैं, राजनीतिक व्यवस्था से कर रहे हैं। अब जब मांग की गई बच्चे, तो सरकार ने उस मांग पर क्या किया, 3 तलाक और हलाला से संबंधित कानून का निर्माण किया ना कानून का। अब जो 3 तलाक और हलाला से संबंधित कानून है बच्चे, वही तो क्या है, तुम्हारा निर्गत है, आउटपुट है। अब जो कानून बनकर तुम्हारे सामने आया है वो कानून सही है या गलत है, इसके ऊपर विचार कौन देता है, आम नागरिक देते हैं। कानून को पढ़ने के बाद, कानून को समझने के बाद, कानून की उपयोगिता को देखने के बाद उस पर आम जनता क्या करता है, अपनी एक विचार देती है। वो जनता का जो विचार होता है उस कानून को लेकर बच्चे, उसको टेक्निकल टर्म में डेविड ईस्टन फीडबैक बोलते हैं। फीडबैक बोला जाता है। जैसे ये प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस में तुम्हारी मांग थी कि आज मैं डेविड ईस्टन को पढ़ाऊं। ठीक है, अब मैंने डेविड ईस्टन तुम लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हारी मांग के अनुसार।
अब मांग के अनुसार मैंने तुम्हें डेविड स्टर्न जब पढ़ाया तो पूरा जब डेविड स्टर्न कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो डेविड स्टर्न का प्रिंसिपल आपको समझ में आना चाहिए। अगर वो प्रिंसिपल समझ में आ गया बच्चे, तो जो डेविड स्टर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्या होने चाहिए, सॉल्व होने चाहिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं बच्चे, तब तो डेविड स्टर्न को लेकर तुम्हारा जो विचार होगा वो होगा कि मुझे डेविड स्टर्न एकदम पूरी तरह से क्लियर है, क्योंकि डेविड स्टर्न से आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो सही तरीके से मुझसे क्या हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं। अगर डेविड स्टर्न हमने पढ़ा, लेकिन डेविड स्टर्न से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर तुम लोग क्या फीडबैक मुझे दोगे, तुम बोलोगे कि सर आप इसे दोबारा से पढ़ाएं। तो जो तुम दोबारा से पढ़ने के लिए बोल रहे हो और फिर से मैं जब उसको दोबारा पढ़ाऊंगा तो वो क्या होगी, मांग होगी। लेकिन तुमसे जब वो मेरे पास आ रही है वो किस रूप में आ रही है, फीडबैक के रूप में आती है। तो जो आम नागरिक होती है वो सरकार को क्या करती रहती है, उसके कानूनों को लेकर एक प्रकार से फीडबैक देती रहती है, और उसी फीडबैक जो होती है वो सरकार के लिए क्या हो जाती है, मांग हो जाती है। और ये प्रक्रिया जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है। इसी को सिस्टम अप्रोच बोलते हैं बच्चे। क्लियर हुआ? तो उनके जो डेविड स्टर्न का पॉलिटिकल सिस्टम है बच्चे, उसमें निरंतर चलने वाला जो प्रवाह है वो किस वजह से, फीडबैक के वजह से। वो उसमें जो पूरी व्यवस्था में एक गतिशीलता है, वो गतिशीलता किसके वजह से, फीडबैक के वजह से। अगर फीडबैक नहीं होगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और सिस्टम तभी चलता है बच्चे जब सिस्टम में मांग होती है और सिस्टम के द्वारा पूर्ति की जाती है। दो चीजें होती है, सिस्टम में से कुछ मांग होती है और सिस्टम उसकी क्या करता है, पूर्ति करता रहता है। और ये सिस्टम हर जगह इसी प्रकार से क्या होता रहता है, चलता रहता है। तो तुम लोग जब कल वाले पेपर में देखा होगा ना बच्चे, एक डायग्राम बनाया होगा मैंने, कल वाले में एक डायग्राम बनाया होगा जहां पे तुम लोगों को इन्वायरमेंट बताया होगा। उस इन्वायरमेंट में एक पॉलिटिकल सिस्टम बताई गई होगी, और लेफ्ट साइड में मैंने डिमांड, इनपुट के बारे में मांग और समर्थन बताया था। और जो बीच वाला ब्रैकेट था वहां पे तुम देखोगे बच्चे जाके, जो बीच वाला ब्रैकेट है कल वाले नोट्स में, तो बीच वाले ब्रैकेट में तुम देखोगे तो वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम लिखा गया है। और पॉलिटिकल सिस्टम के नीचे एक ब्रैकेट है बच्चे जिसको हम लोग राजनीतिक समुदाय यानी पॉलिटिकल ग्रुप होते हैं, सरकारें होती हैं और गवर्नमेंट सिस्टम होते हैं। और उसके जस्ट बाहर मैंने क्या लिखा है बच्चे, निर्णय एवं नीतियां। और वहां पे हमने क्या लिखा है, डिसीजन एंड पॉलिसीज और आउटपुट। तो जनरली आप क्या करते हो, आउटपुट जो है वो क्या हो गया, आउटपुट तुम्हें मिलेगा। यानी तुमने सरकार से क्या किया, मांग की, सरकार ने तुम्हारे मांग पर क्या किया, नीतियों का निर्माण किया। उस नीतियां तुम्हारे पास आई, ठीक है। और उन नीतियों के द्वारा अगर तुम्हारा कल्याण हो रहा है तो तुम उस नीतियों के बारे में क्या बोलोगे कि नीतियां सही है। अगर तुम्हारा कल्याण क्या हो रहा है, कल्याण अगर नहीं हो रहा है तो तुम बोलोगे कि ये नीतियां जो है वो सही नहीं है। तो फीडबैक जो है वो सकारात्मक रूप में भी आता है बच्चे, और फीडबैक जो है वो नकारात्मक रूप में आता है। फीडबैक दोनों रूप में आएगा और उसको एक प्रकार से क्या करना होता है, सिस्टम को स्वीकार करना। इसी को बच्चे हम गतिशीलता बोलते हैं। ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि समान नागरिक संहिता का जो मैंने एग्जाम्पल दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बच्चे, ठीक है, जैसे मुस्लिम संप्रदाय में तुम देखोगे कि 3 तलाक और हलाला जैसी चीजों को लेकर कानून का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन उस कानून की कुछ लोग क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, यानी उस कानून को लेकर पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं। और कुछ लोग 3 तलाक और हलाला को लेकर बच्चे एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, निगेटिव फीडबैक दे रहे हैं। अगर निगेटिव की संख्या ज्यादा होगी बच्चे तो सरकार दोबारा से उस कानून में क्या करती है, सुधार करती है, और फिर से उस कानून को क्या करेगी, सुधार करके लागू करेगी। तो ये सिस्टम हर जगह पे इसी तरह से चलता रहता है। यानी जनता मांग करती है, जनता के मांग पर सरकार नीतियों का निर्माण करता है, नीतियां लागू की जाती है, नीतियों पे जनता अपने फीडबैक देते हैं, और फीडबैक के बेस फीडबैक ही क्या करती है बच्चे, सरकार को चलाने में एक प्रकार से मदद करती है। ये सिस्टम, अब इस प्रकार का सिस्टम बच्चे तुम्हें संसदीय प्रणाली में भी ये सिस्टम दिखेगा, संघीय शासन प्रणाली है वहां पर भी दिख सकता है बच्चे, जो तानाशाही शासन प्रणाली है वहां पर भी दिख सकता है बच्चे। लेकिन वहां पे हो सकता है कि मांगे जो हैं, ठीक है, मांगे, क्योंकि जो मांगे होती हैं, जो डिमांड्स होती हैं बच्चे, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि किस तरह के डिमांड्स हमें करने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जो जागरूक लोग होते हैं बच्चे उन्हें तो पता होता है कि हमें सरकार से क्या डिमांड करने हैं, लेकिन जो जागरूक लोग नहीं होते हैं बच्चे उन्हें पता नहीं होता है कि डिमांड्स हमें सरकार से क्या, डिमांड में हमें क्या डिमांड करनी चाहिए हमें सरकार से, कहां पे,
विकासशील देशों में इसीलिए इस सिद्धांत की क्या होती है, आलोचना होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे लोगों को अपनी मांगों के बारे में अच्छे से पता नहीं होता है बच्चे। क्यों? क्योंकि वहां पे अशिक्षा बहुत अधिक होती है, ठीक है, जागरूकता जो होती है वो बहुत कम होती है बच्चे, तो उन्हें पता नहीं चलता है कि एक्चुअली सरकार से हमें किस तरह की चीजों की मांग करनी चाहिए। तो इसीलिए तुम देखोगे कि संसदीय प्रणाली में जनता की जो मांगे होती हैं उसको संसद में उस जनता का जो प्रतिनिधि होता है वो जनता के तरफ से मांगों को सरकार के सामने रखता है और सरकार उस मांगों पे क्या करती है, नीतियों का निर्माण करती है और फिर नीतियां लागू की जाती हैं जिससे जनता का क्या होता है, विकास होता है। तो तुम्हें समझ में आए बच्चे कि संसदीय प्रणाली में प्रतिनिधीय सरकार क्यों लाते हैं। प्रतिनिधीय संसदीय शासन प्रणाली में जो जहां पे संसदीय शासन प्रणाली है बच्चे, ठीक है, वहां पे हम लोग प्रतिनिधीय शासन प्रणाली या प्रतिनिधीय जैसी प्रक्रिया, प्रतिनिधीय जैसी चीजों को क्या करते हैं, अपनाते हैं। क्यों अपनाते हैं? बातें नहीं रख पाते, उन्हें पता नहीं होता है कि एक्चुअली हमें किस प्रकार की सरकार से मांगे करनी चाहिए और किस प्रकार की सरकार से मांगे नहीं करनी चाहिए। कुछ बहुत सारे लोग मिलेंगे बच्चे जो जागरूक नहीं होते, जिनको पता, जैसे तुम लोगों में से, जैसे तुम लोगों को पता है कि चलो भाई मैं अगर नेट कर रहा हूं, मैं नेट मैंने कर लिया, जेआरएफ कर लिया, पीएचडी कर लिया, तो सिंपल सा मेरा लाइन एकदम क्लियर है कि मुझे टीचिंग में जाना है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे बच्चे तुम्हें, जिसे तुम पूछोगे कि आगे आपके भविष्य में आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि भविष्य में मुझे क्या करना है। तो जब उसको पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है तो वो मांग कहां से करेगा बच्चे। आई बात समझ में? विकासशील देशों में यही कमी होती है। और मांगे आप कब करेंगे? जब आप जागरूक होंगे, जब आप शिक्षित होंगे और जब आप विकसित होंगे तब आप मांगों को करते हैं बच्चे। तो जो विकसित देश होते हैं वहां की आवाम जो होती है बच्चे वो बहुत जागरूक होती है, शिक्षित होती है, तो अपने सरकार से क्या करती रहती है, मांगे करती रहती है और सरकार उनकी मांगों के अनुसार नीतियों का निर्माण करता है और उन नीतियों के द्वारा जो मांगे जिनके द्वारा मांगे की जा रही हैं बच्चे, उनकी आवश्यकता को क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। यही डेविड ईस्टन ने अपने सिस्टम थ्योरीज के द्वारा क्या किया था, समझाया था और ये बोला था ये सिस्टम हर जगह अप्लाई हो सकता है। भाई अगर जहां पे तानाशाही शासन होगा बच्चे, वहां पर भी तो जनता तानाशाही शासन प्रणाली से तो मांग करती होगी ना, कि मांग नहीं करती होगी, कुछ न कुछ चीजों की मांग तो करती होगी। हाँ, तानाशाही शासन प्रणाली हो सकता है कि उसकी मांगों को क्या करे, मना कर दे देने से, ठीक है। तो मांग सिर्फ मांग करने से नहीं होता, मांग के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, समर्थन करना पड़ेगा बच्चे। दो चीजें होती हैं, सिर्फ मांग करने से आवश्यकता पूरी नहीं होगी, मांगों को पूरा करने के लिए बच्चे वहां पे समर्थन की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, एक समर्थन की जरूरत पड़ेगी। तो जो आम जनता होती है बच्चे, जो आम नागरिक होता है, वो एक प्रकार से सरकार को क्या करता रहता है, उसकी नीतियों को लेकर समय समय पर समर्थन करता रहता है, जिससे कि सरकार जो है वो क्या होती है, मजबूत होती है और सरकार जो है वो जनता का विश्वास प्राप्त करती है और फिर उसके बाद जाकर नीतियों को क्या कर देती है, लागू कर देती है। तो जनता जो है वो एक प्रकार से सरकार को, जनता जो होती है वो मांग भी करती है सरकार से और जनता जो होती है वो सरकार को क्या करती है, एक प्रकार से समर्थन भी देती है। तो जो इनपुट है बच्चे, उसमें मांग और समर्थन दोनों चीजें होती हैं बच्चे। इनपुट में मांग भी होता है और जनता के द्वारा समर्थन भी किया जाता है। अब नीचे तुम्हें क्लियर होगा कि मांग क्या होती है और समर्थन क्या होता है बच्चे, ठीक है। आगे एक हेडिंग दिया हूं बच्चे, जहां पे हेडिंग है इनपुट, यानी ईस्टन के अनुसार समाज या पर्यावरण से आने वाली मांग एवं समर्थन क्या होता है, आगत होता है। तो आगत में क्या बोला जाता है, इनपुट में क्या होगा, समाज और पर्यावरण से जो आने वाली मांगे होती हैं और जो समर्थन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। अब डेविड ईस्टन के अनुसार मांगे क्या क्या हो सकती हैं, उन्होंने नीचे बताया है कि डेविड ईस्टन ने बोला कि ये डिमांड्स हो सकती हैं। जैसे हम लोग सरकार से या अपने राजनीतिक व्यवस्था से, अपने पॉलिटिकल सिस्टम से क्या मांग करेंगे, सेवाओं एवं वस्तुओं के वितरण की मांग, कि भाई हमें सेवाएं प्राप्त होनी चाहिए, शिक्षा से संबंधित सेवा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य से संबंधित सेवा मिलनी चाहिए। हम लोग जो उपभोग करते हैं बच्चे, उपभोग से संबंधित हमें क्या मिलनी चाहिए, वस्तुएं मिलनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से क्या होंगे बच्चे, ये मांग होगी। तो आम जो
नागरिक होता है, जो समाज होती है बच्चे, वो सरकार से क्या मांग करती है? सेवाओं की मांग करती है और वस्तुओं के वितरण की मांग करती है बच्चे। दूसरा मांग हम क्या कर सकते हैं, मांगे क्या कर सकते हैं अपने राजनीतिक व्यवस्था से बच्चे? तो व्यक्तियों के व्यवहारों के नियंत्रण की मांग, व्यक्तियों के व्यवहारों के नियंत्रण। जनरली तुम देखो कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं बच्चे जो बहुत गलत व्यवहार करते हैं। समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे ताकतवर लोग होते हैं बच्चे, जो समाज के कमजोर लोगों को क्या करते हैं? परेशान करते हैं। तो जो कमजोर लोग हैं बच्चे, वो सरकार से मांग करते हैं कि सरकार कोई कानून का निर्माण करे, जिससे कि जो व्यक्ति उन्हें परेशान कर रहा है, उनके व्यवहारों को एक प्रकार से क्या किया जाए? नियंत्रित किया जाए। तो सरकार उसके लिए क्या करती है बच्चे? कानून व्यवस्था का निर्माण करती है, और उस कानून के द्वारा सरकार क्या करती है? लोगों के व्यवहारों को एक प्रकार से नियंत्रित करती है। जैसे बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते हैं, तो सरकार बोलती है कि गाड़ी चलाने का अधिकार जो है वो 18 साल या 18 साल से अधिक आयु के जो लोग हैं वही क्या कर सकते हैं? गाड़ी चला सकते हैं। उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? लाइसेंस होना चाहिए। अगर लाइसेंस नहीं है तो इसका मतलब ये हो कि तुम अपनी शक्तियों का क्या कर सकते हो? गलत दुरुपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो तुमको नियंत्रित करने के लिए भी सरकार क्या करती है? एक प्रकार से कानून का निर्माण करती है। तो सरकार लोगों के व्यवहारों को, व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए भी क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। जैसे 3 तलाक में क्या हो रहा था कि जो पुरुष समाज था बच्चे, वो महिलाओं पे बहुत अत्याचार कर रहा था। तो पुरुष समाज के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने क्या कर दिया? 3 तलाक से संबंधित कानून का निर्माण कर दिया। हलाला जैसी चीजों को क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। तो समझ में आया कि मांग क्या होती है बच्चे? समझ में आया ना कि समाज जो होता है बच्चे, वो सरकार से किस प्रकार की चीजों की मांग करता है? शिक्षा की मांग करता है, रोजगार की मांग करता है, स्वास्थ्य सुरक्षा की मांग करता है, अपने कल्याण की मांग करता है। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा की मांग करता है, समाज में स्थिरता की मांग करता है। यही हम समाज से क्या करते हैं? मांग भी करते हैं, और फिर इसके बाद हमें क्या करना होता है? एक प्रकार से उस पर समर्थन भी करना होता है। ठीक है ना। राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता की मांग, हम मांग करते हैं ना कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें सभी की क्या होनी चाहिए? भागीदारी होनी चाहिए। तो जैसे महिलाओं की अभी भागीदारी जो है, ठीक है, वो कम है। तो महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार से लोग राजनीतिक व्यवस्था में बच्चे ये मांग हो रही है ना कि महिलाओं को संसद में भी एक प्रकार से क्या किया जाए? आरक्षण दिया जाए। आई बात समझ में? संसद में मांग किया जा रहा है ना सरकार से कि संसद में एक प्रकार से सरकार जो है वो क्या करे? लोगों को आरक्षण दे, महिलाओं को एक प्रकार से क्या किया जाए? आरक्षण दे, जिससे कि महिलाओं की भागीदारी क्या हो सकती है बच्चे? बढ़ सकती है। क्लियर है बच्चे यहां तक? हेलो, आवाज आ रही है ना सभी को? ठीक है बच्चे, तो समझ में आया कि मांगे कहां से उत्पन्न होती हैं? ये तो क्लियर है। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता की मांग समझ में आई। जो एक उदाहरण मैंने दिया आप लोगों को, जैसे महिलाओं के द्वारा, हमारे समाज में जो महिलाएं हैं बच्चे, वो मांग कर रही है ना कि संसद में भी महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। अब ये मांग पूरा कब होगा बच्चे? ये मांग तो महिलाओं के द्वारा कर दिया गया, तब तक ये मांग पूरी नहीं होगी जब तक इस मांग पर ठीक ठाक समर्थन प्राप्त न हो। अगर इस पर ठीक ठाक समर्थन प्राप्त हो गया तो सीधा क्या हो जाएगा बच्चे? कानून का निर्माण हो जाएगा, और उसमें महिलाओं के लिए हम आरक्षण की सीटें क्या कर देंगे? निश्चित कर देंगे। जैसे पंचायती सिस्टम में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई, तो महिलाओं को पंचायत में आरक्षण मिलना चाहिए बच्चे। इस चीज को समाज ने जब अपना समर्थन दिया, तभी तो संसद ने कानून का निर्माण करके महिलाओं के लिए 1/3 सीटें क्या कर दी थी बच्चे? रिजर्व कर दी थी कि इतनी 1/3 जो सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए क्या होंगी? रिजर्व होंगी बच्चे। जो राजनीतिक व्यवस्था होता है बच्चे, उसमें संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, और सूचनाओं की क्या होती है? मांग होती है। जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम होता है बच्चे, वहां पे क्या होता है? एक कम्युनिकेशन होता है, और उसमें सूचनाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? जाती हैं, और उन्हीं सूचनाओं के आधार पर सरकार क्या करती है? नीतियों का निर्माण करती है। तो ये तो मैं कौन कौन सी मांगे हो सकती हैं बच्चे? डेविड ईस्टन के अनुसार उन्होंने कुछ मांगों को क्या किया? यहाँ पे बताया। समर्थन क्या होता है? समर्थन का मतलब होता है भौतिक समर्थन। आप कैसे सरकार, राजनीतिक व्यवस्था को, जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है बच्चे, उस पॉलिटिकल सिस्टम को आप कैसे समर्थन करते हो? टैक्स पे करके, सरकार को कर देकर आप क्या करते हो? सरकार का समर्थन करते हो।
सरकार को वोट दे के आप क्या करते हो, सरकार का समर्थन करते हो। राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन हम कैसे करते हैं, वोट देकर करते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी पे झंडा फहरा कर हम क्या करते हैं, सरकार का समर्थन करते हैं। से ठीक है, सरकार द्वारा बनाई हुई विधियों का पालन करके हम क्या करते हैं, सरकार का समर्थन करते हैं बच्चे। और राजनीतिक जो क्रियाएं होती हैं, जो पॉलिटिकल एक्शन होता है बच्चे, उसमें हम भागीदार बनकर सरकार का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। तो ये समर्थन क्या होती है, इनपुट होती है बच्चे। अब तुम ये सोचो, ये जो प्रक्रिया हम पढ़ रहे हैं, क्या ये प्रक्रिया सिर्फ संसदीय प्रणाली में ही दिखेगी? ये जो सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, क्या ये सिद्धांत सिर्फ संसदीय प्रणाली वाली जो जहां पे राजनीतिक व्यवस्था संसदीय प्रणाली वहीं पर ये काम करता होगा, इस तरह की? तो ये क्या है, बुनियादी आधार है, बस बेसिक स्ट्रक्चर है। कल पढ़ रहे थे ना, एक बुनियादी संरचना है। और इस प्रकार की बुनियादी संरचनाएं तो हर जगह क्या होती है, अवेलेबल होती हैं, चाहे वो राजनीतिक पद्धति अलग ही अलग क्यों ना हो, लेकिन उनकी बुनियादी संरचनाएं तो क्या होंगी, एक जैसी होंगी। हर जगह पे इसी प्रकार से क्या होती है, मांगे होती हैं। क्लियर हुआ? अब निर्गत क्या होता है बच्चे? निर्गत का मतलब ये होता है कि राजनीतिक व्यवस्था के निर्णय एवं क्रिया से है। तो राजनीतिक व्यवस्था ने जो निर्णय लिया है उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं, या राजनीतिक व्यवस्था ने किसी समस्या को हल करने के लिए जो एक्शन किया है बच्चे, उसे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, आउटपुट बोल सकते हैं। तो डेविड ईस्टन वाला जो डायग्राम है वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ तुम लोगों को? ठीक है, नीचे आओगे बच्चे तो वहां पे उन्होंने पुनर्निवेश यानी फीडबैक, अगर आउटपुट आ रहा है बच्चे, आउटपुट मिला, आउटपुट प्राप्त हुआ, तो जो आउटपुट है बच्चे, उस आउटपुट पे एक प्रकार से क्या होना चाहिए, आउटपुट के ऊपर फीडबैक भी तो मिलना चाहिए ना। अब जैसे मैंने तुम्हें डेविड ईस्टन पढ़ाया, तो उस पर तुम जब तक फीडबैक मुझे नहीं दोगे ना बच्चे, तब तक मैंने पढ़ाते समय क्या क्या कमियां दिखी, वो जब तक तुम नहीं बताओगे मुझे, तब तक मैं उसको क्या कर सकता हूं, सुधार नहीं सकता हूं। तो सरकार जो है जो सरकार होती है बच्चे, वो नीतियों पे, जो भी सरकारी पॉलिसीज होती हैं, उस पे जनता से क्या करती रहती है, फीडबैक लेती रहती है। और उस फीडबैक में जनता सरकार की नीतियों का समर्थन भी करता है, आलोचना भी करता है। तो जो आलोचना सरकार को सही लगती है, उस आलोचना को सरकार क्या करती है, मांग के रूप में स्वीकार करती है, और उसको ठीक करके दोबारा से आउटपुट के रूप में क्या कर देती है, जनता को दे देती है। तो ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है। और ये प्रोसेस जो कंटिन्यू चलता रहेगा, वो किस वजह से चलता रहता है, फीडबैक की वजह से। अगर फीडबैक जैसे ही मिलना बंद होगा बच्चे, वैसे ही सिस्टम रुकना शुरू हो जाएगा बच्चे। तो जो सिस्टम चलता है उसमें फीडबैक जो है वो एक कंपलसरी रोल के रूप में होता है, पुनर्निवेश। अब फीडबैक में क्या होता है, जैसे देखो, फीडबैक में मैंने कुछ पॉइंट लिखा है। राजनीतिक व्यवस्था द्वारा पर्यावरण से राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त होती है। तो जो राजनीतिक व्यवस्था है बच्चे, उस राजनीतिक व्यवस्था को जो सूचना प्राप्त होती है, वो कहां से प्राप्त होती है, पर्यावरण से प्राप्त होती है। और उसी पर्यावरण का मतलब समाज से सूचना प्राप्त होती है, और उस सूचना पर वो राजनीतिक व्यवस्था क्या करता है, कार्य करता है। सेकेंड पॉइंट में और क्लियर होगा बच्चे, जिनके माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था अपने कार्यों के लिए क्या करती है, समर्थन प्राप्त करती है। तो एक्चुअली क्या होती है, सरकार जो है वो समर्थन, सरकार को जो प्राप्त होता है बच्चे, वो समर्थन जो सरकार को प्राप्त होता है वो फीडबैक के तरीके से प्राप्त होता है। फीडबैक में तुम क्या करते हो, नहीं सरकार जो है ना, वो नीतियों का निर्माण जो है वो सही की है, नीतियों से एक तरह से क्या होगा, फायदा होगा। जैसे एनआरसी को लेकर बच्चे, ठीक है ना, और कौन सा आया था, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट जो नया आया था, ठीक है ना, एनआरसी और सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट को लेकर कुछ लोगों ने क्या किया, उसका समर्थन किया, और कुछ लोगों ने फीडबैक में क्या किया, उसके नकारात्मक रूप को बताया। लेकिन समर्थन करने वाले लोग क्या थे, ज्यादा थे बच्चे। तो समर्थन करने वाले ज्यादा लोग हो गए, तो एक प्रकार से वो नियम और जो कानून है वो क्या हो गया, चलना शुरू हो गया। और जो फीडबैक होता है बच्चे, वो राजनीतिक व्यवस्था को, जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है बच्चे, उसको खतरे से क्या करता है, बचाता है। फीडबैक के वजह से जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो बचा रहता है बच्चे, क्योंकि फीडबैक में तुम सरकार की आलोचना करते हो। अगर सरकार की आलोचना तुम कर रहे हो, लेकिन सरकार तक अगर उसकी आलोचना
पहुंचे ना, तो अगले चुनाव में वो पॉलिटिकल जो सिस्टम में जो सरकार है बच्चे, वो क्या हो सकती है, बाहर हो सकती है। तो पॉलिटिकल सिस्टम में जो सरकार होती है बच्चे, वो आगे भी शासन में बनी रहे, उसके लिए उसे समय समय पर क्या करना पड़ता है, समाज से एक फीडबैक प्राप्त करना रहता है, और फीडबैक के द्वारा ही वो जो सिस्टम होता है वो उसमें किसी भी प्रकार की जो समस्या होती है, उस समस्या को घटित होने से क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। जैसे सरकार ने किसी नीति को लागू किया, अब सरकार ने उस नीति को जब लागू किया तो सरकार जानती थी कि इस नीति को लेकर क्या करेंगे, विरोध करेंगे, और जब विरोध करेंगे बच्चे तो सिस्टम, जिस व्यवस्था में हम लोग रह रहे हैं वहां दंगे फसाद हो सकते हैं, आंदोलन शुरू हो सकते हैं, हिंसा शुरू हो सकता है। तो उस खतरे को रोकने के लिए सरकार क्या कर लेती है, पहले ही सूचना प्राप्त करके वहां पे पूरा का पूरा क्या करेगी, फोर्स लगा देगी, कानून को लागू कर दिया। जैसे 370 हटाना था, तो 370 जब हम जम्मू कश्मीर से 370 को खत्म करना था बच्चे, तो वो जानता था कि 370 जैसे ही हटेगी बच्चे, वहां बहुत बड़ी क्या हो सकती है, समस्या खड़ी हो सकती है। तुरंत क्या कर दिया, पूरे जम्मू कश्मीर को जो कम्युनिकेशन है बाकी समाज से क्या कर दिया, कट आउट कर दिया, ठीक है, और पूरा का पूरा वहां पे क्या कर दिया, फोर्स डिप्लॉय कर दिया। तो व्यवस्था में जो वहां व्यवस्था में जो एक समस्या पैदा हो सकती थी, वो समस्या से क्या हो गया, सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है, बच जाता है बच्चे। आई बात समझ में, क्लियर है बच्चे यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट आओगे, फोर्थ जो पॉइंट है, पुनर्निवेश के माध्यम से, निवेश के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था भविष्य की मांगों को भी क्या करती है, प्राप्त करती है। तो जो फीडबैक होता है बच्चे, उसमें तुम क्या करते हो, नवीन मांगे रखते हो, और जो नवीन मांगे होती हैं वो भविष्य से संबंधित होती हैं। तो उन मांगों पर भी सरकार क्या करती है, नीतियों का निर्माण करती है। अब जो पूरा का पूरा डेविड ईस्टन का पॉलिटिकल सिस्टम है बच्चे, उसमें उन्होंने गेट कीपिंग की भी व्यवस्था की है। गेट कीपिंग यानी नियंत्रण व्यवस्था, कहने का मतलब ये होता है बच्चे कि राजनीतिक जो व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है बच्चे, अगर उस पॉलिटिकल सिस्टम में जितनी जरूरत है उस जरूरत के अनुसार ही मांगे आनी चाहिए, और जरूरत के अनुसार ही समर्थन प्राप्त होनी चाहिए। अगर सिस्टम में जरूरत से ज्यादा और बेफालतू की चीजें अगर मांग होनी शुरू हो जाए बच्चे, तो सिस्टम जो है वो काम करना क्या कर देता है, रोक देता है। तो उस सिस्टम में उन्होंने गेट कीपिंग की व्यवस्था कर दी कि बेफालतू की मांगे जो है वो सिस्टम में पहुंचेंगी ही नहीं, और सिस्टम उनके ऊपर क्या करेगा, कोई भी ध्यान नहीं देगा। जैसे आप घर में क्या करते हो, गेट लगा के रखते हो ना, क्यों गेट लगा के रखते हो, इसलिए गेट लगाते हो कि बाहर वाला व्यक्ति जो है वो आपके घर के अंदर प्रवेश न कर जाए, और प्रवेश अगर कर गया और उस व्यक्ति को अगर आप जानते नहीं हो तो वो आपके लिए क्या कर सकता है, नुकसान पैदा कर सकता है। इसी तरह से समाज में कुछ ऐसी भी मांगे उठनी शुरू हो जाती हैं बच्चे, जो राजनीतिक व्यवस्था को क्या कर सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं। तो उन प्रकार की मांगों को पहले ही बच्चे व्यवस्था में पहुंचने से पहले ही क्या कर दिया जाता है, गेट कीपिंग सिस्टम के द्वारा रोक दिया जाता है। तो वहां पे गेट कीपिंग व्यवस्था की गई है, ठीक है। जैसे उन्होंने लिखा भी है बच्चे कि डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था को अतिभार से बचाने के लिए निम्न उपाय दिए कि डेविड ईस्टन है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पर बहुत अधिक भार ना आ जाए। अगर बहुत अधिक भार आ जाएगा बच्चे तो सिस्टम काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो सिस्टम तभी काम करेगा बच्चे जब उस पे क्या हो, एक जरूरत के अनुसार चीजें हैं। जैसे तुम लोग मोबाइल चलाते हो ना, तो मोबाइल भी अपने आप में एक सिस्टम है। अब तुम एक साथ 10-15 एप्लीकेशन ओपन कर दो, 10-15 एप्लीकेशन उस मोबाइल पे ओपन कर दो, मोबाइल काम करेगा या मोबाइल बंद हो जाएगा या मोबाइल होल्ड हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा ना। तो जो तुम्हें आउटपुट चाहिए वो आउटपुट प्राप्त होगा मोबाइल से। उसी तरह से मान लो कि ये पॉलिटिकल सिस्टम है बच्चे, इस पॉलिटिकल सिस्टम में उतनी ही मांगी आनी चाहिए जितनी हमारी पॉलिटिकल सिस्टम की क्षमता है। क्षमता से अधिक और बेफालतू की मांगे आने लग गई बच्चे, और बेरोक और टोक की मांगे अगर शुरू हो जाएं बच्चे पॉलिटिकल सिस्टम से, तो पॉलिटिकल सिस्टम को क्या कर सकती हैं, डिस्टर्ब कर सकती हैं। उसी के लिए बच्चे गेट कीपिंग की क्या की जाती है, व्यवस्था की गई है, जहां पे उन्होंने बताया है कि राजनीतिक व्यवस्था में अनियंत्रित और बेरोक टोक मांगे प्रवेश न करें। मतलब जायज मांगे आनी चाहिए राजनीतिक व्यवस्था में। जो जायज मांगे नहीं है बच्चे, उनको कभी भी सिस्टम में स्वीकारना नहीं चाहिए। जो जायज मांगे हैं उन्हें हमें एक प्रकार से सिस्टम में क्या करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। लेकिन जो जायज मांगे नहीं है उन्हें सिस्टम में क्या करना चाहिए, स्वीकारना नहीं चाहिए बच्चे।
और डेविड इस्टन ने ये बोला कि एक तो हम कुछ ऐसी व्यवस्था कर देंगे जिससे कि मांगे जो हैं वो सिस्टम में नहीं पहुंचेंगे। दूसरा उन्होंने बोला कि राजनीतिक व्यवस्था में कुछ ऐसे संस्कृति एवं ऐसे सामाजिक मानकों का निर्माण करना पड़ेगा बच्चे, जिससे कि प्रतिकूल मांगे स्वीकार अस्वीकृत कर दी जाए। ठीक है ना, यानी तुम्हें क्या करना पड़ेगा बच्चे, पॉलिटिकल जो सिस्टम है बच्चे, उस पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ इस प्रकार का कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार के सोशल वैल्यूज डेवलप करने पड़ेंगे, जिसमें जो इलीगल डिमांड है उन इलीगल डिमांड को क्या कर दिया जाए, टोटली रिजेक्ट कर दिया जाए। जैसे ये मांगे शुरू हो जाए बच्चे कि 16 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं, 18 साल से जो कम आयु के बच्चे हैं, वो ये डिमांड करने लगे कि हमें भी लीकर लेने का क्या किया जाए, अधिकार दिया जाए। तो इस प्रकार की मांगे अगर होने लगेगी बच्चे, तो हमारे ये पूरे सिस्टम के लिए क्या हो सकता है, वो खतरनाक हो सकता है। हमारा जो मानव संसाधन है, कल को एक बेहतर मानव संसाधन होने पता चला वो नशे में क्या हुआ है, पड़ा हुआ। तो इस प्रकार की चीजों को हमें क्या कर देनी चाहिए, समाज में मतलब सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में आने से पहले ही हमें क्या कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए बच्चे। पॉलिटिकल सिस्टम में आने से पहले ही क्या कर देना चाहिए, उसको रोक देना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कल्चर बनाते हैं, और हम अपने घरों में बच्चे एक कल्चर डेवलप करते हैं और अपने घरों में हम सिखाते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तंबाकू और गुटखा, सिगरेट, इस तरह की चीजों को कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। साथ ही हम अपने बच्चों को सोशल वैल्यूज में ये भी सिखाते हैं कि तुम्हें उन लोगों के साथ नहीं उठना बैठना है जो एक प्रकार से नशाखोरी के क्या है, शिकार हैं, जो नशा करते हैं बच्चे। क्योंकि जो टीन एज होती है बच्चे, उनमें एक समझ की एक प्रकार से क्या होती है, कमी होती है, और गलत जो चीजें होती हैं बच्चे, वो बहुत तेजी से क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो इसी प्रकार से दूसरी चीजें हम अपने समाज में बच्चे ये भी सिखाते हैं कि भारत की जो संस्कृति है बच्चे, वो एक धर्म निरपेक्ष है, और हम अपने बच्चों को सिखाते हैं बच्चे कि हमारे यहाँ सभी धर्म क्या है, एक समान है। तो किसी एक धर्म को बहुत अच्छा नहीं बताना है और किसी दूसरे धर्म को बुरा नहीं बताना। तो ये अपने किस तरह से, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो हो सकता है कि कुछ लोग कल को ये डिमांड करने लग गए कि भारत में सिर्फ इस धर्म के ही लोग रहेंगे, इस धर्म के लोगों को भारत में रहने का क्या है, अधिकार नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कुछ तो गेट कीपिंग व्यवस्था करके जो और मतलब प्रतिकूल जो मांगे होती हैं उनको रोका जाता है, इलीगल जो डिमांड होती है उनको रोका जाता है। और दूसरा हम क्या कर देते हैं, अपने समाज में कुछ सामाजिक मूल्यों का निर्माण करते हैं बच्चे, कुछ अपने संस्कृति का क्या करते हैं, विकास करते हैं, जिससे कि एक प्रकार से क्या हो, इस प्रकार की मांगे राजनीतिक व्यवस्था में न जाए, जो राजनीतिक व्यवस्था पे एक प्रकार से क्या करते हैं, भार बढ़ा दें। तो राजनीतिक व्यवस्था पे अगर भार बढ़ेगा बच्चे, तो राजनीतिक व्यवस्था कार्य नहीं कर पाता है। और तुम देखो जर्नलिस्ट, तुम बोलते हो ना कि हमारे यहाँ कानून का जो निर्माण होता है, किसी भी कानून को बनाने में बहुत समय लगता है। क्यों समय लगता है बच्चे, 130 करोड़ की जनसंख्या है। तुम सोचो, हमारे यहाँ जो कानून है वो बहुत जल्दी नहीं बनकर आता है, उस कानून को बनने में समय लगता है। सोचो 130 करोड़ की जनसंख्या है बच्चे, मांगे अलग अलग हैं, किसी पे ज्यादा समर्थन है, किसी पे कम समर्थन है बच्चे। जब तक उस मांग पे एक अच्छा समर्थन तैयार नहीं हो जाएगा, तब तक उस मांग को हम कैसे कानून के रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं बच्चे। तो ये चीजें समझना होता है कि एक सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करता है। तुम बोलते हो कि हमारा सिस्टम जो है वो बहुत स्लो है, हमारा सिस्टम जो है वो बहुत स्लो है, और हमारा जो सिस्टम है वो बहुत धीरे धीरे काम करता है। ये भी तो सोचना पड़ेगा कि हमारा सिस्टम स्लो क्यों है। सोचो कि हमारा जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो 130 करोड़ लोगों के लिए उसे कार्य करना है इस सोसाइटी में, और 130 करोड़ लोगों की डिमांड, और जब तक वो डिमांडें जायज नहीं होंगी बच्चे, सही नहीं होंगी बच्चे, तब तक पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम कर देगा। तुम सरकारी डिपार्टमेंट में जाते हो बच्चे, और तुम चाहते हो कि तुरंत मेरा काम हो जाए, लेकिन वो सरकारी डिपार्टमेंट जो है वो आपके काम को करने से मना नहीं करता, लेकिन कहता है कि मैम अभी नहीं हो पाएगा, आपको कल या परसों आना पड़ेगा बच्चे। तो कहने का मतलब वो कल और परसों क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसके पास वर्कलोड है बच्चे। ठीक, जब तक उनको सेटल नहीं कर सकता है, तब तक वो आगे कैसे काम करेगा। तो हम लोग बोलते हैं बच्चे कि हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो करप्ट है। ठीक है, पूरा सिस्टम हमारा करप्ट है, पूरे जो सरकारी सिस्टम में काम करने वाले लोग हैं वो एकदम नालायक टाइप के लोग होते हैं, जिम्मेदार नहीं होते।
वो इसलिए बच्चे क्योंकि उनके ऊपर वर्कलोड बहुत अधिक है। ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो जब भी आप किसी पॉलिटिकल सिस्टम का मूल्यांकन कर रहे हैं तो डेविड ईस्टन के इस प्रिंसिपल को क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखकर किसी भी सिस्टम का तुम क्या कर सकते हो, मूल्यांकन कर सकते हो, किसी भी सिस्टम का इवेल्युएशन कर सकते हो। तो ये डेविड ईस्टन का बच्चे पॉलिटिकल सिस्टम को एनालाइज करने के लिए उन्होंने इनपुट आउटपुट सिस्टम बताया था, और उसको मैंने तुम लोगों को इनपुट आउटपुट सिस्टम के बारे में मैंने क्या किया, समझाया। अब आगे आओगे बच्चे, इनपुट आउटपुट सिस्टम की एक प्रकार से क्या होती है, आलोचना होती है। आलोचकों के अनुसार ईस्टन ने अपने अध्ययन में यथास्थितिवाद पर बल दिया है। मतलब यथास्थितिवाद का मतलब जैसी स्थिति है उसको उसी तरह से क्या किया जाए, चलने दिया जाए, उस स्थिति को नहीं बदला जाए, ठीक है ना। जैसे वो बोलते हैं कि जो भी मांगे आपकी हैं सिस्टम से, समाज की मांगे होती हैं पॉलिटिकल सिस्टम से, तो समाज जो है वो जब भी पॉलिटिकल सिस्टम से मांगे कर रहा है तो मांगे संवैधानिक तरीके से पूरी की जाएंगी। ऐसा नहीं कि अगर समाज की जो मांगे हैं, अगर समाज मांगे राजनीतिक व्यवस्था से कर रहा है और राजनीतिक व्यवस्था समाज की मांगों को पूरा नहीं कर रहा, तो आप क्रांति लाकर उस पॉलिटिकल सिस्टम को उखाड़ न दें। इस चीज को क्या बोला जाता है, यथास्थिति। यथास्थिति का मतलब यह है कि संवैधानिक तरीके से, कानून के तरीके से आपकी मांगों को क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा, आराम से पूरा किया जाएगा। आप मांग करिए, हम आपकी मांगों को क्या करेंगे, पूरा करेंगे बच्चे। इसीलिए डेविड ईस्टन के सिस्टम को, डेविड ईस्टन के सिद्धांत को यथास्थितिवाद बोला जाता है बच्चे। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम बोलता है कि आप मांगे कीजिए, मांगों की पूर्ति होगी, लेकिन जो मांगों की पूर्ति होगी, जो डिमांड आपका जो डिमांड है, उस डिमांड को हम फुलफिल कराएंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर के थ्रू, ठीक है। रिवोल्यूशनरी तरीके से अगर आप डिमांड करेंगे बच्चे, तो उस तरह के चीजों को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तुम देखोगे जैसे नक्सलवाद जो है बच्चे, वो मांगे करता है, लेकिन मांगे करने के लिए वो क्या कर देता है, हिंसा का इस्तेमाल करता है। तो क्या सरकार जो है वो इसके हिंसा के आधार पर उसके मांगों की पूर्ति करती है? कहती है नहीं। जब तक आप हिंसा नहीं छोड़ेंगे तब तक आपके मांगों की क्या की जाएगी, पूर्ति नहीं की जाएगी। तो हिंसा के आधार पर आपकी मांगे नहीं पूरी की जाएगी। आपकी जो मांगे हैं उस मांगों के लिए आप क्या करिए, बातचीत करिए, अपने विचार दीजिए, अपने तर्क रखिए कि क्यों आपकी मांगे पूरी की जाए और क्यों नहीं आपकी मांग, दूसरा क्यों आपकी मांगे नहीं पूरी की जाए, उसके पीछे भी क्या होना चाहिए बच्चे, एक तर्क होना चाहिए। तो यथास्थितिवाद समझ में आया बच्चे? डेविड ईस्टन के कंसेप्ट को यथास्थितिवाद क्यों कहते हैं, ये समझ में आया? क्या समझ में आया बच्चे? नहीं, जो सिस्टम, वो यथास्थितिवाद का मतलब ये है कि जो सिस्टम है बच्चे, उस सिस्टम में आप मांगे करिए, और वो मांगों को क्या करेगा, वो राजनीतिक जो व्यवस्था हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो आपकी मांगों को पूरा करेगा, लेकिन कानूनी तरीके से पूरा करेगा, एक प्रोसीजर के तहत पूरा करेगा, ठीक है। आप झगड़ा करके सोचेंगे कि मांगे पूरी, आपकी मांगे जो है वो पूरी हो जाए, तो जो डेविड ईस्टन का सिस्टम है वो इस तरह की चीज़ों को क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता है बच्चे। दूसरी चीज ये है कि यह मॉडल जो है बच्चे विकासशील देशों में प्रभावी रूप में लागू नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जो विकासशील देश होते हैं बच्चे, वहां पे लोगों को पता ही नहीं होती है कि एक्चुअली उनकी मांगे क्या हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं। ऐसे बहुत सारे लोग तुम्हें हमारे भी समाज में मिलेंगे बच्चे, जिन्हें एक्चुअल पता नहीं है कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं। आवश्यकताएं कुछ हैं, मांग लेते हैं कुछ, और इसके वजह से क्या होती है, एक अस्थायित्व तो बना ही रहता है उनके जीवन में बच्चे। तो एक्चुअली क्या होता है, विकासशील देश में इसलिए मॉडल नहीं काम करता है क्योंकि एक तो जो विकासशील देश होते हैं बच्चे, वहां पे जनता के बीच में, समाज में जागरूकता की एक तो कमी होती है। समाज जो होता है वो अशिक्षित होता है, तो जब समाज अशिक्षित होता है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि मेरी प्राथमिक आवश्यकताएं कौन सी हैं और मेरी द्वितीयक आवश्यकताएं क्या कौन सी हैं। वो क्या कर लेता है, सरकार से द्वितीयक आवश्यकताओं की मांग करता है और अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को क्या कर देता है, छोड़ देता है। जैसे अभी तुमने देखा होगा दिल्ली में ही बच्चे, जैसे दिल्ली में तुम लोग रह भी रहे हो, ठीक है, दिल्ली में तुम लोग रह रहे हो और दिल्ली में तुमने देखा होगा कोरोना वायरस को लेकर
अब हमारी जो दिल्ली की जनता थी उसने क्या मांग किया अरविंद केजरीवाल सरकार से कि बिजली बिल माफ हो जाना चाहिए, पानी का बिल माफ हो जाना चाहिए, लेकिन शिक्षा पे काम नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं क्या होनी चाहिए, अच्छी नहीं होनी चाहिए। तो हमारे लिए स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है, बिजली का बिल माफ होना ज्यादा जरूरी है बच्चे। स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी तब तो बच्चे ना, स्वास्थ्य सुविधाएं ही आपकी बेहतर नहीं है तो बिजली का क्या करेंगे, पानी का क्या करेंगे बच्चे। पानी साफ मिलना चाहिए, पानी तो एक बुनियादी चीज है, वैसे भी वो सरकार को मुफ्त देनी चाहिए। पानी पे तो किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगना चाहिए, वैसे तो पानी एक बुनियादी चीज है, वो सरकार को क्या करनी चाहिए, उस बुनियादी चीज को तो सरकार को क्या करनी चाहिए, उपलब्ध करानी चाहिए। लेकिन यही मैं क्या बता रहा था कि जनता जो होती है बच्चे, जो जनता होती है वो समझ नहीं पाती है कि एक्चुअली मेरी आवश्यकताएं क्या है। तो सबसे पहले आवश्यकताएं, आप अपनी आवश्यकताओं को तब बेहतर समझ सकते हो बच्चे जब आप शिक्षित हो और जागरूक हो। और विकसित देश और विकासशील देश में बच्चे शिक्षा के स्तर को चेक कर लेना। विकसित देश का शिक्षा का स्तर क्या बेहतर है, तो वहां पे जागरूक हैं लोग अपनी चीजों को लेकर, बच्चे क्रिएटिव हैं और वो उसी प्रकार की चीजों की मांग करते हैं जिससे कि समाज का भी क्या हो, भला हो और मेरा भी भला। और हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे, हमारे यहाँ मांग किसकी हो जाए, मंदिर बना दो, हमारे यहाँ मांग किसकी हो गई, मस्जिद बना दो, हमारे यहाँ क्या हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या हो जाए, उतनी हजारों करोड़ रुपए की मूर्ति में। अरे भाई वो जो पैसा है और जो हमने टैक्स के रूप में दिया है, ऐसा नहीं कि मूर्ति जब बनाओगे तभी मेरे अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होगी। राष्ट्रवाद की भावना अगर उत्पन्न करना है तो बच्चों को पढ़ाओ, किताबों के अंदर दो, समझाओ कि राष्ट्रवाद क्या होता है। मूर्ति बना देने से राष्ट्रवाद की तो भावना आने वाली नहीं। हाँ, अब क्या हुआ, आप जो पैसा स्वास्थ्य पे खर्च होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप पे खर्च होना चाहिए, शिक्षा पे खर्च होनी चाहिए, रोजगार पे के लिए खर्च होना चाहिए बच्चे, वो पैसा हमने कहाँ लगा दिया, मंदिर बनाने में, मूर्ति बनाने में बच्चे। तो हमारे यहाँ विकासशील देशों में इस प्रकार की आवश्यकताएं उठती हैं। कुछ जाएंगे जाहिल और ये बोलते हैं यार नहीं सर, कुछ मंदिर और कुछ मूर्ति बना देते तो थोड़ा सा और भावना जो होती है ना वो बहुत बेहतर तरीके से क्या होती है, प्रदर्शित होती है। तो यही चीजें विकासशील देशों में, यही खास कमियां थी बच्चे। इसलिए विकासशील देशों के जो स्कॉलर थे उन्होंने ये नहीं बताया कि ये विकासशील देश कहते हैं कि डेविड ईस्टन का सिद्धांत विकासशील देशों में काम नहीं करेगा। तो काम कैसे करेगा, क्यों, क्योंकि काम करेगा तभी बच्चे जब उस सिस्टम में लोग जागरूक हों और शिक्षित हों। ये भी तो बताओ, स्कॉलर क्या किया, इस चीज को नहीं बताया, वो कह रहे हैं नहीं, ठीक है, जनता को विकासशील देशों में जागरूक किया ही नहीं जाता। हम बच्चों को विकासशील देशों में किस प्रकार का शिक्षा दी जाती है, रोटर लर्निंग पर क्या करते हैं, बल देते हैं। रोटर लर्निंग का मतलब ये होता है कि बच्चों को रटवा देना विषय को, और बच्चों को रटवा देना और बच्चे रट कर नंबर अधिक लाते हैं, तो इससे हम जज ये करते हैं ये बच्चा बहुत समझदार होगा और जो कम नंबर लेकर आया है वो बहुत गधा बच्चा है, उसको तो कुछ आता ही नहीं। तो अब रोटर तो आपने बना दिया, आपने उसको क्या कर दिया, रटने वाला एक तोता बना दिया। आप उसे क्या करें, एक समझदार व्यक्ति, क्योंकि जिस दिन वो समझदार बन गया बच्चे, वो उस दिन उस प्रकार की मांगे रखेगा सरकार और राजनीतिक व्यवस्था में जिससे समाज का भी हित हो और समाज का भी क्या हो, कल्याण। तो ये जो सिस्टम है बच्चे हर जगह पे क्या करता है, काम करता है, लेकिन हर एक सिस्टम की अपनी क्या होती है, एक आलोचना होती है। वो समझ में आ गया होगा कि ये विकासशील देश में ये मॉडल काम क्यों नहीं करता, क्योंकि विकासशील देश में ये मॉडल तभी काम करेगा जब लोगों को अपनी आवश्यकताएं बेहतर तरीके से पता हो, सही मांगों के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए बच्चे, तभी ये मॉडल क्या करता है, काम करता है। दूसरी जो आलोचना हो जाती है बच्चे सिस्टम थ्योरीज की, वो आलोचना हो जाती है परिवेश को लेकर। यहाँ पे जैसे मैंने जो डायग्राम बनाया था बच्चे, उस डायग्राम में मैंने पर्यावरण लिखा था। पर्यावरण का मतलब है समाज, हम जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं उसी को पर्यावरण। लेकिन जो डेविड ईस्टन है उन्होंने परिवेश की कोई परिभाषा नहीं दी है, तो इसलिए लोग बोलते हैं कि फिर जो परिवेश है, क्योंकि परिवेश को लेकर हर कोई व्यक्ति अलग अलग तरीके से क्या करता है, उसका सामान्यीकरण करता है, जनरलाइजेशंस करता है। इन्वायरमेंट को लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो जो थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से सोचता है जो स्कॉलर बच्चे, वो बोलता है कि जो डेविड ईस्टन का अप्रोच है बच्चे, उसमें परिवेश को उन्होंने एक प्रकार से नहीं समझा है बच्चे, इसलिए एक प्रकार से उसकी क्या की जाती है, आलोचना की जाती है बच्चे। तो यहां तक समझ में आया आप लोगों को डेविड ईस्टन के बारे में बच्चे? 5 मिनट का टाइम है, डेविड ईस्टन एक बार रिवाइज कर लो अपने लेवल पे, फिर उसमें जो भी क्वेश्चन है वो पूछो मेरे से।